गुड स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट टॉपिक को फिनिश करते हैं और लास्ट टॉपिक में हम बात कर रहे थे पेटी कैश बुक की। बट टाइम की वजह से, टाइम फिनिश होने की वजह से उसका जो एंडिंग स्टेप था वो इनकम्प्लीट रह गया। तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे पेटी कैश बुक। किसकी बात कर रहे थे? पेटी कैश बुक। और इसमें हमने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए थे, बट फाइनल टच जो था वो हमारा रह गया। उसकी बात करते हैं। तो फॉर्मेट क्या था, उसी के अकॉर्डिंग आपको एंडिंग स्टेप समझ में आएगा। तो सबसे फर्स्ट जो अपना कॉलम था वो क्या था? एसेट्स का था। एसेट्स के बाद आपका कॉलम था डेट, देन पार्टिकुलर्स, पर्टिकुलर के बाद इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर के बाद टोटल अमाउंट। और मैंने आपको ये कहा था कि अमाउंट के बाद जो कॉलम बनेंगे वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। जो डिफरेंट एक्सेस है उनके लिए हम लोग कॉलम बनाते हैं और उसी में उसका अमाउंट भी देखते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से हमने इसमें बनाया है। सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट, फिर मैंने यूज किया पोस्टेज। इस तरह से हमने इसको यूज किया है। अब मैं उसी क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझाने जा रहा हूँ जो हम कर रहे थे, जो हमारी बुक का था। क्या था वो, उसकी बात करते हैं। उसमें सपोज जैसे ऑटो रेंट था, ट्रांसपोर्ट एक्सेस थे, उसके अलावा उसमें कुछ पोस्टेज चार्जेस भी थी। और उस किस्म के अंदर कैशियर ने 2000 रुपीज दिए थे किसको? अकाउंटेंट को। इसलिए हमने उसकी एंट्री की टू कैश। टू कैश एंट्री क्यों की? क्योंकि बिजनेस से अमाउंट जा रहा है, क्योंकि बिजनेस से अमाउंट जा रहा है। उसके बाद सारी जो एंट्री थी वो किस नाम से आई थी? बाई। और बाई में जितने भी एक्सपेंस है उनका नाम लिखना था। ये तो हम पहले कर चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ किस तरह से इसको ऐड करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या मैंने बताया था आपको कि जब सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो आपको एक लाइन का स्पेस देना है, और एक लाइन का स्पेस देने के बाद टोटल कॉलम से लेकर आगे तक सारे कॉलम को क्लोज कर देना है। क्या करना है? सारे कॉलम को क्लोज कर देना है। इज इट क्लियर? क्लोज कब करना है? एक लाइन का स्पेस देने के बाद। और वो एक लाइन का जो स्पेस दोगे वो कब दोगे? जब जितने भी ट्रांजैक्शन है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, देन आप ऐसा करोगे। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो मैं आपको बताता हूं कि किस कॉलम का कितना अमाउंट था, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम कर सकें। जैसे एसटीडी वाला बनाओ, एसटीडी वाला एसटीडी वाला बनाना था। एसटीडी ये टेलीग्राम का पार्ट है। इसका पार्ट है टेलीफोन टेलीग्राम का एक्सटेंस है, हम इसको लिख सकते हैं एसटीडी। आज तक तो एसटीडी की बूथ आपको कम नजर आते हैं। पहले हम जब कॉल किया करते थे तो उस टाइम में एसटीडी बूथ की हेल्प पहले करते थे, लेकिन वो भी फोन का ही जरिया था। तो इसको हम लोग फोन एक्सटेंसेस या पोस्ट या फिर टेलीग्राम एक्सटेंसेस में इसको ऐड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हम बुक वाले की बात कर रहे थे कि बुक में कौन सा था जो हमारा इंटरव्यू हुआ, उसकी बात करते हैं। तो हम जो समायरा ट्रेडर्स वाला क्वेश्चन कर रहे थे, हम कर रहे थे समायरा ट्रेडर्स वाला क्वेश्चन कर रहे थे। तो पहले हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो अपना इनकम्प्लीट रहा था, लास्ट स्टेप उसकी बाकी रह गई थी, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें ऑटो रेट वगैरह ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस थे, हमने इनका टोटल हमें करना है। तो जैसे फर्स्ट कॉलम का हम टोटल करेंगे अकॉर्डिंग टू बुक बता रहे हैं। तो सपोज किसी का 120 आ रहा है, इसी कॉलम का टोटल 349 आएगा, इसी कॉलम का टोटल 390 आएगा, और सपोज इसी कॉलम का टोटल
302 आएगा। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग आएगा? ये हमारे ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आएगा। जो भी ट्रांजैक्शन हमने लिखे थे वो सबसे पहले कौन से कॉलम में रिकॉर्ड किए थे? सबसे पहले हमने रिकॉर्ड किए थे टोटल के कॉलम में। किसमें किए थे? टोटल में। टोटल के बाद उनको हम उनके सेपरेट कॉलम में भी लेकर गए थे। तो उनके सेपरेट कॉलम में कितना अमाउंट आएगा उसके अकॉर्डिंग टोटल आएगा। ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि सपोज हम अलग से कॉलम बनाएं या हम उसको कंबाइन बनाएं, इसका भी इफेक्ट होता है। आपको अपना जो आंसर था उसके अकॉर्डिंग बनाना है। मैं ओनली आपको एग्जांपल दे रहा हूं। इस तरह से जितने भी एक्सपेंस थे उनका टोटल कैसे हुआ? कोई एक्सपेंस था उसका टोटल 121 हुआ, किसी के एक्सपेंसेस का टोटल है वो 349 हुआ, किसी एक्सपेंस का टोटल 396 हुआ और किसी का 302 हुआ। इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना है? इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना है? तो देखिए, हमें इन सब का भी प्लस करना है। ये तो इधर से टोटल किया, इधर से टोटल करने के बाद इनका भी हम सम करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 121। ये सबका हमें क्या करना है? टोटल लिखना है। और टोटल लिखने के बाद उसको कौन से कॉलम में लिखना है? तो हमें इसको टोटल के कॉलम में ही लिखना है। कौन से कॉलम लिखना है? टोटल के कॉलम में ही लिखना है। इन सबका जब हम टोटल करेंगे इनका टोटल आएगा 1487। कितना टोटल आएगा? 1487। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आ गया? ताकि आगे बढ़ सकें एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब हम लोग वेक्टिंग कैश बनाएंगे तो सबसे पहले टोटल किसका लगाएंगे? जो हमारे एक्सपेंस होते हैं, जो हमारे एक्सपेंस होते हैं उनके कॉलम का टोटल लगाते हैं और एक्सपेंसेस के कॉलम का टोटल लगाने के बाद जो टोटल नीचे वाला आएगा उसका प्लस करके यहाँ लिखेंगे। अब सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप अपने इस टोटल को चेक भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप अपने इस अकाउंट के टोटल को चेक भी कर सकते हो। इधर से इनका टोटल कितना आया? 1487। और टोटल में जितना भी अमाउंट आया था, जितना भी अमाउंट टोटल में आया था ना, उसका टोटल भी कितना आना चाहिए? यही आना चाहिए। दोनों का सेम आ रहा है, इसका मतलब आपका कैलकुलेशन करेक्ट है, आपने कोई मिस्टेक नहीं की है। क्या ये बात समझ आ गई? सबसे पहले टोटल किसका करना है? एक्सपेंसेस के जितने भी कॉलम हैं उसका टोटल करना है। फिर उस टोटल कहां लिखना है? टोटल अमाउंट के नीचे लिखना है। पहले इसका टोटल, फिर इसका टोटल, फिर इसका टोटल, फिर इसका टोटल और फिर इन सब का प्लस करके हमें किसमें लिखना है? इसमें लिखना है। और चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन सबको भी प्लस करके चेक करेंगे तब भी कितना आएगा? यही आना चाहिए। क्या यहाँ तक आपके समझ में आ गया है? क्या यहाँ तक आपके समझ में आ गया है? तो पहले किसका टोटल लगाना है बताइए? सबसे पहले टोटल किसका लगाना होगा हम लोगों को? एक्सपेंसेस के कॉलम को। इसका टोटल लगाना होगा, एक्सपेंसेस के कॉलम का टोटल लगाना होगा, तो इसके यहाँ लिखेंगे। अब देखो क्या होता है, यहाँ है आपका मेन पार्ट। अब देखिए क्या होगा, बिजनेस का जो कैशियर है उसने कितना अमाउंट दिया? 2000 रुपीज दिया। कितना दिया? 2000 रुपीज में से कितना एक्सपेंस हो चुका है? 1487 एक्सपेंसिव हो चुका है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है तो रिकॉर्डिंग से आप चेक कर लेना, कोई बात नहीं। कोशिश करना जितना सुन सको बढ़िया। हाँ, तो देखिए कैशियर ने कितना अमाउंट दिया? 2000 रुपीज। कैशियर ने कितना अमाउंट दिया? 2000 रुपीज का अमाउंट दिया। क्या रिप्लाई करना? क्या 2000 कंप्लीटली स्पेंड हो गया? क्या पूरा 2000 रुपए का अमाउंट खत्म हो गया एक्सपेंसेस के अंदर? क्या जितना अमाउंट दिया था 2000 नहीं हुआ? कितना बचा होगा बताइए? दिया था 2000 और एक्सपेंस खर्चों का टोटल कितना है? 1487। तो
कुछ बचा नहीं बचा, 513 बचा है। इस 513 को यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, टू देखिए पहले मैं आपको बैलेंस शीट लिख के बताऊंगा। ओनली पहले मैं लिखता हूं बैलेंस शीट, क्योंकि मुझे यहाँ पर टू और बाई और साथ में बैलेंस बीटी और सीडी का कंसेप्ट भी बताना है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या लिखेंगे, सीडी। ये सीडी रिप्लाई करना है, ये सीडी नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में किस नाम से लिखा जाएगा, ये सीडी किस नाम से लिखा जाएगा बताइए। तो ये वैसे है बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। इज इट क्लियर, किस नाम से आएगा, बाय बैलेंस सीडी। वेरी गुड। अब जैसे अपना जो भी मन था, तो यहाँ पे कितना मान लिखूंगा, पहले तो मैं यहाँ पे कितना मान लिखूंगा, तो यहाँ पे मान अमाउंट लिखूंगा 530। इस तरह से मैंने बता दिया कि मेरे पास तो इस जगह दोनों के सामने इस अमाउंट को हमें लिखना है, इसका सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पर इसका 2000 और इसका 2000, इसको हमें बिल्कुल आमने सामने लिखना है, बिल्कुल कैसे लिखना है, यानी हमें पूरे 2000 रुपए का हिसाब दे दिया है। क्या यहाँ तक आपके समझ में आ गया है, बैलेंस शीट कैसे कैलकुलेट हुआ, क्या आपको समझ में आ गया है। अब ये मंथ कौन सा था, यदि हम अपने बुक के अकॉर्डिंग चले तो ये मंथ कौन सा था, बात करते हैं, तो ये मंथ था मई। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कौन से मंथ की है, ये मई की है। और लास्ट डेट कौन सी थी मई की, 31 में होती है ना, तो ये बैलेंस पहले डाउन होता है या सीडी होता है, याद रखना जो मैं कहने जा रहा हूँ। बैलेंस सीडी आई मीन जो पहले डाउन होता है वो हमेशा उस मंथ के एंड में होता है, बीच में नहीं होता है। तो बैलेंस सीडी आई मीन पहले डाउन कब होता है, एंड ऑफ द मंथ। कब होता है, एंड ऑफ द मंथ ही हम लोग ऑलवेज बैलेंस सीडी कैलकुलेट करते हैं। बट मई के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा, 1 अप्रैल आएगा, नहीं मई के बाद जून आएगा, ठीक है। मई के बाद कौन सा मंथ आएगा, जून। तो जून में ध्यान से देखना, जून में कितना अमाउंट पहले से बचा हुआ है, ये अमाउंट पहले से बचा हुआ है, इसको किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। इसका मतलब जो अकाउंटेंट है या जिस व्यक्ति को हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी खर्चा करने की, उसको देखते थे 2000, कितना खर्चा उसने कर दिया, 1487, कितना बच गया, 513। यानी अभी भी उस व्यक्ति के पास 513 रुपए का बैलेंस बचा हुआ है। कितना, कितने अमाउंट का बैलेंस बचा हुआ है, 513 रुपए का बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन रूल्स क्या है, रूल्स ये कि हम आपको हर महीने कितना देंगे, 2000। हर महीने आपके पास हम कितना अमाउंट छोड़ देंगे, 2000। तो पहले से कितना अमाउंट पड़ा उसके पास, 513। कितना और दूं, या कैशियर कितना और दे कि जून के महीने में भी उसके पास 2000 रुपए का अमाउंट हो जाए, जबकि उसके पास पहले से कितना पड़ा है, 513। तो 2000 करने के लिए, 2000 करने के लिए फिर से कह रहा हूं, 2000 अमाउंट फिर से करने के लिए कैशियर कितना अमाउंट और देगा अकाउंटेंट को, पहले बार उसको किस नाम से, टू कैश में, और 1 जून के लिखेंगे, कितना अमाउंट और देगा बताइए। हर महीने कितना अमाउंट करना है, 2000। तो पहले महीने 2000 दिए थे, कितने बचे थे, 513 रुपए बचे थे। अब मुझे 2000 करना है, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे टू कैश में कितना दूंगा, 287, और इनका टोटल करने के बाद फिर से कितना आ गया, फिर से कितना आ गया, 2000 कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस महीने में भी आपके पास आएंगे, जून के महीने में भी आपके पास कितना अमाउंट आ चुका है, 2000 रुपए आपके पास आ चुका है, ठीक है। इतना ही करके आपको इस अकाउंट को क्लोज कर देना है, इतना ही करके आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई, इतना ही करके हमें इस अकाउंट को आई मीन पेटी कैश को क्लोज कर देना है।
या अब आपको जो फाइनल टच था किस तरह से प्रैक्टिस टेस्ट को हम लोग फिनिश करते हैं वो बात समझ में आ गई आपकी। किस तरह से प्रैक्टिस टेस्ट को हम फिनिश करते हैं बात समझ में आ गई। अब जैसे मान लो नेक्स्ट जब भी हम कुछ करेंगे या वास्तविक जीवन में ऐसा होगा तो जब हम जून महीने का काम करेंगे ना तो पहले ये लिखा जाएगा, उसके बाद क्या होगा फिर से वही काम स्टार्ट हो जाएगा, कौन कौन से एक्सपीरियंस आ रहे हैं यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। बट आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि केवल एक मंथ की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, आई मीन मई की इन्फॉर्मेशन, और बाकी अमाउंट जो भी है जो हमारा कैरी डाउन हुआ था सीपी हुआ था उसको नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैश बुक के तीनों पैटर्न समझ में आ गए, सिंगल कॉलम कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम, टू कॉलम, पेटी कैश बुक, या तीनों कैश बुक आपकी समझ में आ गई है? क्या तीनों कैश बुक आपकी समझ में आ गई है? वेरी गुड। हाँ सभी एसपी वाला क्वेश्चन कौन सा था बताने का मुझे? एसपी वाला जो है वो एग्जांपल नंबर आई क्वेश्चन नंबर कौन सा था, कौन से पेज पे था मुझे बताइए आप। इसका ही है, अभी देख लेते हैं। हाँ इसको टेलीग्राम में ले लो, किसमें लोगे? टेलीग्राम में, ठीक है। इस एक्सपेंसेस को किसमें लेना है? टेलीग्राम में ऐड करना, या आप इसको न्यू कॉलम बनाना चाहो, देखो आपका स्पेस है और नया कॉलम बनाना चाहो तो आप फोन एक्सपेंसेस के नाम से बना सकते हो। इस नाम से फोन एक्सपेंसेस के नाम से आप कॉलम बना सकते हो, ठीक है। किस नाम से बना सकते हो? फोन एक्सपेंसेस के नाम से नया कॉलम और बना लेना, या फिर इसको अदर में डाल दो, इसमें डाल दो, या फिर आप इसको अदर के कॉलम में मेंशन कर दो। जब किसी भी एक्सपेंस को हम देख रहे हैं तो एक ही बार आ रहा है तो उसके अलग से कॉलम क्यों बनाएंगे, उसको फिर किस में डाल देना है, आपको अदर में डाल देना है। तो यहाँ पे तो किस नाम से लिखे? एसटीडी एक्सपेंसेस, इस नाम से एसटीडी एक्सपेंसेस के नाम से ही लिखिए। ओके, अब हम आगे बात करते हैं आज न्यू कैश जो अपनी बुक है उसको स्टार्ट करेंगे। और अब अपनी जो न्यू बुक है उसका नाम है परचेज बुक। अपनी जो न्यू बुक है उसका नाम क्या है? परचेज बुक। हमने कैश बुक को कंप्लीट कर लिया है, सिंगल कॉलम कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक हमने कंप्लीट कर ली है। आगे चलते हैं और आज हम बात करते हैं परचेज बुक की। किसकी बात करते हैं? परचेज बुक की। लेकिन इस परचेज बुक को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक और नाम लिख रहा हूं जो कि जनरल स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। एक तो मैंने आपके सामने लिखा है परचेज बुक और एक आपके सामने मैंने लिखा है परचेज अकाउंट। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले मैं आपको ये बताऊंगा। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले मैं आपको वो बताऊंगा। तो उससे पहले समझो आपने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका रिप्लाई करता हूं। किसी भी एक्सपेंसेस का पेमेंट किससे करें? चेक से करेंगे। किसी भी एक्सपेंसेस का पेमेंट हम चेक से करेंगे। तो मुझे आपसे जानना ये है कि पेमेंट हम करेंगे या बैंक करेगा? हमने तो उस पर्सन को चेक दे दिया, जैसे आपको मुझे कुछ पैसा देना है, मुझे आपको पैसा देना है, मैंने चेक बना के आपको दे दिया। क्या कैश मैं दूंगा या आपको पैसा पेमेंट बैंक करेगा? उसको बताइए। बैंक करेगा तो देने वाला कौन हुआ? बैंक हुआ। इसलिए चेक से पेमेंट की कंडीशन में, इससे पहले भी हमने बहुत सारी पढ़ी है, चेक से पेमेंट की कंडीशन में हम लोग कैश यूज नहीं कर सकते हैं, हम लोग कैश करेंगे। बताइए कैश करेंगे, ये अकाउंटिंग रूल्स है। तो पेमेंट हमने चेक से किया तो पेमेंट बैंक करेगा, और जब चेक से पेमेंट करेंगे तो ऑलवेज हमें कैश यूज नहीं करना है, हमें ओनली बैंक ही यूज करना है।
क्योंकि यहाँ पर गिवर कौन है, यहाँ पर पेमेंट करने वाला कौन है, यहाँ पर पेमेंट करने वाला बैंक है। क्या आप समझ में आ गया? क्या अब आपके समझ में आ गया कि चेक से पेमेंट करेंगे तो पेमेंट हम नहीं करेंगे, हमारे पास से कैश नहीं जाएगा। ठीक है, आपके कोई नया लिस्ट है जिसमें कुछ मिस्टेक्स किए गए तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेक्टिफाई करता रहूंगा। तो मैं बात कर रहा हूं कैश बुक और कैश अकाउंट की। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस, ऑल क्रेडिट परचेज, और यहां भी हम ऑल। अब मैं समझाता हूं, मैंने आपके सामने परचेज बुक जो लिखा है उसके लिए मैंने लिखी ऑल क्रेडिट परचेज। तो समझिए क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब ये हुआ कि परचेज बुक में केवल, ध्यान सुनना होगा, लिख लेना, परचेज बुक में केवल उधार क्रय, आई मीन क्रेडिट परचेज, उधार क्रय मतलब क्रेडिट परचेज से संबंधित ट्रांजैक्शन आएंगे। कौन से आएंगे? ओनली क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही किसमें आएंगे? कैश बुक में आएंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो कैश सॉरी परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? अभी क्या बताया मैंने आपको, परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? ऑल क्रेडिट परचेज। जितने भी क्रेडिट परचेज है, उधार परचेज से संबंधित आपके लेन देन है, वही किसमें आएंगे? परचेज बुक में आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई आपके? परचेज बुक में कौन से लेन देन आएंगे, कौन से ट्रांजैक्शन हम परचेज बुक में लिखेंगे? तो आंसर क्या होगा? उधार क्रय मतलब क्रेडिट परचेज। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। बट यहाँ पे अकाउंट है, बुक की बात तो कर रही है, अकाउंट भी क्या सेम होता है? अकाउंट सेम नहीं होता है। अकाउंट में क्या है? ऑल परचेज, ऑल का मतलब कैश परचेज भी हो गया और साथ में क्रेडिट परचेज भी हो गया, दोनों आएंगे, उधार भी आएगा और नकद भी आएगा। नकद परचेज और उधार परचेज दोनों किसमें आएंगे? अकाउंट में दोनों, अकाउंट में दोनों और बुक में उधार। फिर से अकाउंट में दोनों आएंगे, दोनों का मतलब उधार क्रय कितना किया, नकद क्रय कितना किया, वो दोनों अकाउंट में आएंगे। लेकिन हम बुक की बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मैं लिख देता हूं, क्रय पुस्तक या क्रय बही बोलेंगे। परचेज बुक को हम बोलेंगे क्रय पुस्तक या क्रय बही बोलेंगे, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? क्रय खाता कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रय खाता। ये एग्जाम में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कैश सॉरी जैसे परचेज बुक और परचेज अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये पूछता है एग्जाम में। तो आपको ये आप रिप्लाई करना है, ये आंसर देना है। आई बात समझ में? क्या आपकी ये बात समझ में आ गई है? रवि, कई बात समझ में आ गई है कि परचेज बुक बनाएंगे तो उसमें केवल कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट परचेज से रिलेटेड होगी। बट हम जब परचेज बुक ना बनाकर हम परचेज अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? परचेज अकाउंट बनाएंगे, तो परचेज अकाउंट में तो दोनों ही बातें आएंगी। लेकिन परचेज अकाउंट क्या कहता है? परचेज अकाउंट क्या कहता है कि जब आप एंट्री करोगे ना, तो जिस किसी भी एंट्री में किसका नाम आ गया, परचेज का नाम आ गया, वो कहां पहुंच जाएगी? परचेज अकाउंट के अंदर पहुंच जाएगी। जिस किसी भी एंट्री में परचेज का नाम आ गया, चाहे उधार हो मतलब कैसे भी हो, कहां पहुंचेगी? यहाँ पहुंच जाएगी। लेकिन बुक में जब बनाएंगे, परचेज बुक बनाएंगे, ओनली हमें उधार के ट्रांजैक्शन ढूंढने हैं, सर्च करने हैं और वही उसमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, समझ में आ गया? परचेज बुक और परचेज अकाउंट दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपके? बट
ये तो था ट्रांजैक्शन को लेकर फॉर्मेट भी अलग, परचेज बुक का फॉर्मेट अलग होगा और परचेज अकाउंट का फॉर्मेट तो मैंने आपको बताइए। चलो बताओ अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, अकाउंट में क्या क्या लिखा जाता है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। डीआर7 में 4 कॉलम ही होते हैं, तो सेम 4 कॉलम ही किसमें बनते हैं, सीआर7 में बनते हैं। ये अकाउंट का फॉर्मेट होता है। आज हम बात करेंगे अकाउंट की, नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे किसकी, आज हम बात करेंगे परचेज बुक के फॉर्मेट की, किस तरह से हम लोग परचेज बुक का फॉर्मेट बनाते हैं। और फिर फॉर्मेट बनाने के बाद ये भी हमें समझना है कि किस तरह से उसमें हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, आई मीन किस तरह से हम उस ट्रांजैक्शन लिखेंगे। तो अब हम बात करेंगे परचेज बुक की। परचेज बुक हिंदी में ट्रैक बही, हिंदी में क्या बोलेंगे, बही कहेंगे इसको। अब देखो किस तरह से करना है, किस तरह से फॉर्मेट करना है, हम उसकी बात उसको अभी समझते हैं। इस चैप्टर में परचेज बुक का भी एग्जाम्पल होना चाहिए, अभी देख लेते हैं कि सी में दिया है अगर अलग से चैप्टर में रखा हुआ है। मैं बुक में देख के बता रहा हूँ आपको। यस, पेज नंबर 126, एक्चुअली हाँ 126 निकाल लीजिए, 127 निकालो, पेज नंबर 127 निकालो, वहां पे परचेज बुक का टॉपिक है। उससे पहले जितने भी टॉपिक है वो किसके हैं, कैश बुक के। एंड वन मोर थिंग, इससे पहले जितने भी एग्जांपल है वो कैश बुक से रिलेटेड है, किसके हैं, कैश बुक से रिलेटेड है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, कैश बुक से रिलेटेड है। तो आप वो सारे आप करोगे वन बाय, एक दिन में नहीं करना है, कभी एक कर लिया कभी दो कर लिया, वो करना है। और जिस किसी भी क्वेश्चन में एग्जांपल में दिक्कत आती है, नो डाउट आप पूछ सकते हो, और आप चाहो तो क्लास में आके यहाँ पे आके भी समझ सकते हो, अपने प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। आपको प्रॉब्लम नहीं, आप क्लास में इसी टाइम पे जो आपका ऑनलाइन क्लास टाइम होता है, इसी टाइम पे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर स्कूल में आप इसी टाइम पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ओके, तो हम बात करते हैं हाँ, तो हम बात करते हैं परचेजिंग बुक की, इसका फॉर्मेट क्या होता है। क्या आपको एग्जांपल मिल गया, परचेज बुक का जो एग्जांपल मैंने बताया था पेज नंबर 127 पे, क्या आपको एग्जांपल नंबर मिल चुका है। चलो देखो फॉर्मेट किस तरह से होता है। परचेज बुक का फॉर्मेट, सेल्स बुक का फॉर्मेट सेम होता है, कैश बुक की तरह नहीं है, अलग है। तो फॉर्मेट क्या है, ध्यान दीजिए, एक कॉलम तो एज यूजुअल फिक्स है और उसका नाम तो क्या है, डेट। परचेज बुक में किसी भी बुक में पहला कॉलम तो किसका बनेगा, डेट का। चाहे अकाउंट हो या बुक हो, सबसे पहले कॉलम कौन सा बनेगा, डेट का बनेगा। अब डेट का कॉलम बनाने के बाद हम क्या करेंगे, तो डेट का कॉलम बनाने के बाद हम बनाएंगे कॉलम इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर के बाद हम बनाएंगे पर्टिकुलर्स, इसका बनाएंगे पर्टिकुलर्स। तो अभी तक हम तीन कॉलम की बात कर चुके हैं। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, डेट का है। सेकंड कॉलम कौन सा है, इनवॉइस नंबर का है। थर्ड कॉलम कौन सा है, परचेज का है। ये कॉलम को हम बड़ा बनाएंगे, ठीक है। अगला कॉलम कौन सा है, पर्टिकुलर्स का है। अब
पर्टिकुलर्स के बाद कॉलम कौन सा बनेगा उसकी हम बात करते हैं। पर्टिकुलर्स के बाद कौन सा कॉलम बनेगा हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप एलएफ लिख सकते हो और लास्ट में क्या बचा, लास्ट में रहा आपका अमाउंट। ये था परचेज बुक का फॉर्मेट, ये था परचेज बुक का फॉर्मेट। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गया? आपके परचेज बुक का फॉर्मेट समझ में आ गया? फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा? डेट का रहेगा। सेकंड कॉलम किसका रहेगा? इनवॉइस नंबर का रहेगा। नेक्स्ट कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स का रहेगा, फिर एलएफ का रहेगा और अमाउंट का लास्ट में रहेगा। अब आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, वो भी करेक्ट है। क्या इस इनवॉइस के कॉलम को आप यहां बना सकते हो, या आप यहां बनाना नहीं चाहते हो तो उस केस में क्या होगा? या आप इनवॉइस के कॉलम को यहां ना बनाकर यहां बनाओगे तो क्या होगा? डेट पर्टिकुलर या इनवॉइस नंबर का कॉलम बन जाएगा, फिर एलएफ का। दोनों ही सही है। आएगा समझ में? आप इनवॉइस नंबर को यहां भी बना सकते हो और इसको यहां इसके पास से लेके जा सकते हो। ठीक है। अब किस तरह से ट्रांजैक्शन हम इसको रिकॉर्ड करना है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे फिर से है, कौन से ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे? This transaction will be recorded in purchase book. Will be recorded in purchase book. Yes. Only कौन से? क्रेडिट परचेज से रिलेटेड। अब हो सकता है क्वेश्चन में आपको परचेज से रिलेटेड उधार भी दे रखे हैं और नकद भी दे रखे हैं। हमें किसको अवॉइड कर देना है, किसको नहीं लेना है? कैश को लेना ही नहीं है, हमें तो केवल क्रेडिट को ही लेना है। हमें किसको लेना है? हमें केवल क्रेडिट को लेना है। अब देखते हैं हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है? अगस्त 4 को। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? अगस्त 4 को। एक बार इसको पढ़ो। अगस्त 4 को क्या लैंग्वेज दी गई है? अगस्त 4 को लैंग्वेज क्या दी गई है? पढ़िए। तो उसमें कौन था? मैसेज नीमा इलेक्ट्रॉनिक से देखिए। ठीक है, किससे परचेज किया? नीमा लिमिटेड से हमने परचेज किया है। किससे परचेज किया है? नीमा लिमिटेड से। अब ये बताओ हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो उधार है या नकद है? आप मुझे ये बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो ट्रांजैक्शन है वो उधार है या नकद है? तो इसका कंसेप्ट आपको मैंने बताया था। क्या कंसेप्ट था? कंसेप्ट था कि कोई भी ट्रांजैक्शन क्रय का हो, आई मीन वो ट्रांजैक्शन परचेज का हो या फिर वो ट्रांजैक्शन विक्रय का, मतलब सेल का हो। बिल्कुल सही है, मैं वही समझाने जा रहा हूं। क्रय का हो या विक्रय का, परचेज का, सेल का, लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है? किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम, और ना केवल पर्सन का, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी संस्था का नाम भी हो सकता है। तो किसी इंस्टीट्यूशन का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, लेकिन ये नहीं लिखा हो क्या? ये वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। कौन सा वर्ड यूज नहीं होना चाहिए? कैश वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। तो नेम गिवन है और उस ट्रांजैक्शन में कैश नहीं लिखा हुआ है तो वो ट्रांजैक्शन हमेशा कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? तो वो ट्रांजैक्शन ऑलवेज क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होगा। तो इस केस में देखिए क्या लिखा हुआ है, किससे परचेज किया उसका नाम गिवन है, किस पर्सन से, किस संस्था से हमने परचेज किया उसका नाम गिवन है। तो किससे परचेज किया? नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से। किस दिन परचेज किया? किस दिन परचेज किया? 4 अगस्त को हमने परचेज किया। और आपको इनवॉइस नंबर भी दिया हुआ है, आपको इसमें इनवॉइस नंबर दिया हुआ है और इनवॉइस नंबर कितना है? 3250 3250। अब करना है, अब ध्यान देना किस तरह से हम परचेज बुक में बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, अब मैं आपको बताने चाहता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है? बड़ा सिंपल है, हमें उस पर्सन का या उस संस्था का नाम लिखना है। यहाँ पे क्या था? मेसर्स नीमा
इलेक्ट्रॉनिक्स और उसको अंडरलाइन कर देना है, मेसर्स नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जब भी कोई उधार क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन होगा और उसको हम इस पे रिकॉर्ड करेंगे, तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, हमें उस पर्सन का या इंस्टीट्यूशन का नेम यूज करना होगा। नेम यूज कर लिया, हमने बता दिया कि हमने परचेज किससे किया, हमने परचेज किया मेसर्स नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज किया। किससे परचेज किया? मेसर्स नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज किया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो यहाँ पे हमें डिटेल देनी है, यहाँ पर हमें डिटेल देनी है कि हमने मतलब हमारे बिजनेस ने इस नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या क्या परचेज किया, उनका नाम बताना है कि हमने ये परचेज किया है। साथ में ये भी बताना है कि जो हमने परचेज किया है वो किस रेट का था, एक की रेट क्या थी, क्या क्या बताना है। एक तो हमें ये बताना है कि हमने उससे कौन कौन सी क्वांटिटी, कौन कौन सा गुड्स हमने परचेज किया है। साथ में ये भी बताना है कि जो भी हमने परचेज किया है वो पर पीस के हिसाब से, पर डजन के हिसाब से, जैसी भी नीड हो उस हिसाब से वो कितने का हो रहा है। पर केजी भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल की बात करें, केजी में नहीं होगा कि पीस में होगा, डजन में भी हो सकता है। तो वो रेट भी यहाँ पे हमें शो करके बतानी है। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे मैं मैंने बता करना ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, छोटा सा एग्जांपल ऐसे देता हूं। जैसे हमने एग्जांपल देना शुरू कर करेंगे, हमने 50 स्विच परचेज किए। कितने परचेज किए? 50 स्विच परचेज किए एट द रेट ऑफ 10 ईच। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने 50 स्विच परचेज किए थे और एक स्विच की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपए। एक स्विच की कॉस्ट क्या है? 10 रुपए। इस तरह से बताना है। और भी कई सारा मटेरियल हमारे पास हो सकता है, वर्णन करेंगे। अब वो काम करना है, ये जो अमाउंट है इससे हमें लास्ट में कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? 2। कितने बनाने होंगे? 2। एक इसका, एक होगा डिटेल्स का और एक होगा टोटल का। अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे? 2, एक डिटेल का और एक टोटल का। तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा उसका टोटल कहाँ पे आएगा? परमिट आएगा। सपोज अगले का कोलिड होगा, अगले सपोज ट्रीटेड होगा। तो इस तरह से मेसर्स नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने कितने का परचेज कर लिया? कोई से आ जाएगा 1000। क्या बात समझ में आ गई है? बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, इसको कल हम अपना जो बुक का क्वेश्चन है उसके टेक्निक्स कंप्लीट करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन ही दे रहा हूं, आपको टेस्ट के जो इंटरप्रेट क्वेश्चंस है वो आपको कंप्लीट करने हैं। थैंक यू सो मच। कंप्लीट करना है तो जो भी टेस्ट के इंटरप्रेट क्वेश्चन है जिसमें भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हो।